हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं आप अपना परेशानी। अभी मैं आप लोगों के लिए VVI क्वेश्चन सीरीज़ का यह दूसरा प्रश्न लेकर आया हूं। आज रात तक कम से कम 5 क्वेश्चंस अपलोड होंगे, सभी वीडियो के थ्रू अपलोड होंगे और 2-3 प्रैक्टिकल भी आज हम करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको अच्छा लगता है, हम देखते हैं व्यू तो जाता है लेकिन लाइक नहीं रहता है, तो क्या आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है? अगर नहीं लगता है तो क्या दिक्कत है, ये भी ज़रूर आप हमें बताइए ताकि हम उस पर काम कर सकें और आपको कोई परेशानी ना हो। अगर अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। यह जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है लागत पत्र क्या है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लागत पत्रक क्या है, व्हाट इज कॉस्ट शीट, यह क्यों बनाया जाता है। लागत पत्र का एक नमूना प्रस्तुत करें, यानी कि एक फॉर्मेट आपको लिखना है। ठीक है, तो बता दूं लागत पत्रक क्या होता है। तो कोई भी वस्तु या सेवा से जुड़े जो भी खर्चा होता है ना, उसको एक लिखने का सिस्टमैटिक तरीका होता है, एक वे होता है जिसमें हम लोग किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन पे आने वाले सभी व्ययों को लिखते हैं। अब लिखने का एक प्रोसेस होता है, हम किसी आइटम को कहीं नहीं लिख सकते हैं, सबको एक वे में लिखते हैं ताकि हम आगे चल के उसको एनालिसिस कर सके, विश्लेषण कर सके और जो भी डेटा हमको चाहिए उससे हमको आसानी से मिल सके। तो ये जो लिखने का जो तरीका है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं लागत पत्रक। इसमें प्रत्येक आइटम का एक अपना स्थान होता है, उस आइटम को उसी स्थान पर लिखना होता है। हम आपको लाइव में समझाए भी थे जो किस आइटम को कहाँ लिखना है, किस आइटम को किस में जोड़ना है। ठीक है, अगर आप लाइव से जुड़े होंगे तो या बाद में भी वीडियो देखे होंगे तो आपको आइडिया चल गया होगा। जो वो कॉस्ट शीट का ही फॉर्मेट हमने उसमें आप लोग सबसे शेयर किया था। तो देखिए, ये एक लागत पत्रक का परिभाषा तो आप 2 लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन आपको 4 पेज लिखना है, तो इस पे आपको लागत के बारे में भी लिख देना है। ठीक है ना, लागत लेखांकन के बारे में भी कुछ लिख सकते हैं, तभी ये आपका पेज भरेगा। पेज भरना सीखिए। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स में या साइंस वाले स्टूडेंट्स में ये थोड़ा दिक्कत होता है, वो लिख नहीं पाता है उतना, बोलता है सर पेज खाली रह गया, उतना लिख नहीं पाए, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो आप अभी ही लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो लागत पत्रक क्या होता है, किसी वस्तु के उत्पादन से संबंधित जितने भी व्यय होते हैं उस व्यय को एक अरेंज वे में, एक व्यवस्थित ढंग में लिखने का जो प्रोसेस होता है, जिससे कि हमको कुल लागत प्राप्त पता चल जाए या प्रति इकाई। अगर हम 1 लाख या 1000 इकाई बना रहे हैं तो हमको 1 इकाई का भी कॉस्ट मालूम हो सकता है इसके थ्रू। तो यही निकालने के लिए हम जो चार्ट तैयार करते हैं उसे ही हम लोग लागत पत्रक कहते हैं। उम्मीद करते हैं लागत पत्रक आपको याद हो गया होगा, 1-2 बार देखिएगा तो जरूर समझ में आ जाएगा। देखिए गेस पेपर में क्या लिखा है, वह पत्र जो उत्पादन व्ययों, ठीक है ना, को विश्लेषणात्मक ढंग से एक ऐसा विवरण प्रस्तुत, ये कॉस्ट शीट विवरण प्रस्तुत करता है जिससे हमको कुल लागत और प्रति इकाई लागत जो है ना ज्ञात हो सके, इसे हम लोग बोलते हैं लागत पत्रक। ठीक है, इसी को थोड़ा घुमा फिरा के लिखिएगा तो ये ज़्यादा पेज में हो जाएगा। देखिए वाल्टर W विग ने कहा है, फिर हेराल्ड जे हेल्डन ने भी कहा है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बॉटली बॉय क्या कहा है, देखिए बॉटली बॉय वाला हम आप लोगों को समझाते हैं। लागत पत्रक तालिका के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, ये तालिका होता है। ठीक है ना, वो क्या है, एक विवरण पत्र है, स्टेटमेंट है, जो कि एक निश्चित समय के कुल उत्पादन के मूल्य को भली प्रकार प्रकट करता है। भली प्रकार का मतलब होता है विस्तृत वे में दिखाता है। यह दोहरा लेखा प्रणाली का अंग नहीं होता है कि इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। इसमें साधारणतः अधिक खाने भी बना दिए जाते हैं ताकि अन्य अगले पिछले समयों की लागत से वर्तमान लागतों की तुलना की जा सके। 23, 24, 22 का भी हम लोग लिख देते हैं। ठीक है ना, ये बॉटली बॉय का है। निष्कर्ष में कह रहा है, जो उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि लागत पत्र एक ऐसा विवरण पत्र है जिसमें उत्पादित या निर्मित
वस्तु पर एक निश्चित समय में किए गए सभी व्ययों का एवं लागत के विभिन्न अंगों का विवरण दिया जाता है। इससे प्रत्येक इकाई पर प्रत्येक व्यय का कौन सा भाग पड़ता है यह भी दिखाया जाता है। ठीक है ना। देखिए इसकी विशेषताएं में क्या क्या है। तो पहला है ये एक एकाकी अथवा उत्पादन लागत के अंतर्गत बनाए जाते हैं। ये कुल लागत तथा प्रति इकाई लागत ऊपर में भी हमने चर्चा किए हैं। टोटल कॉस्ट आता है और पर यूनिट कॉस्ट भी, हमको इसको यूनिट कॉस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है ना, हमको पता चल जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, लागत के अलग अलग पार्ट को डिस्प्ले करता है, प्रदर्शित करता है, दिखाता है। ठीक है। ये टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। ये साप्ताहिक भी हो सकता है, अर्धमासिक भी हो सकता है, त्रैमासिक भी हो सकता है। यानी कि अपने उत्पादन के स्तर के आधार पर हम निकालते हैं। इसके जो उद्देश्य और एडवांटेज जो है, लाभ जो है, वो है बिक्री के मूल्यों का नियंत्रण करने की। अगर हम लागत का पता लगा लेंगे तो हम सेलिंग प्राइस फिक्स्ड कर सकते हैं, तो बिक्री के मूल्य का निर्धारण नियंत्रण आता है। फिर सही लागत ज्ञात करना ताकि हमको लॉस ना हो। प्रत्येक इकाई पर विभिन्न व्ययों का भाग ज्ञात करना, यानी कि फैक्ट्री का खर्चा कितना आया है, ऑफिस का खर्चा कितना आया है, सेलिंग का खर्चा कितना आया है, मटेरियल पर कितना खर्चा हुआ है, लेबर पर कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, वो पता चल जाता है। आपका कहाँ अपव्यय, अपव्यय का मतलब होता है ऐसा व्यय जो जिस पर हम कमांड कर सकते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना। फिर लागत लेखा में भी सहायक हो जाता है। ठीक है। अब क्या क्या दिखाया जाता है ये आप लोगों को पता ही है। मटेरियल दिखाना है, लेबर दिखाना है, एक्सपेंसेस को दिखाना है, फिर फैक्ट्री का खर्चा। देखिए अब ये फॉर्मेट है, इसको आप विस्तृत रूप में लिखिएगा तो 1-1.5 पेज में तो ही हो जाएगा। जैसे उस दिन चर्चा हुआ था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट निकलेगा। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ऑन कॉस्ट को जोड़ेंगे तो वर्क्स कॉस्ट आएगा। फिर वर्क्स कॉस्ट में जोड़ देंगे ऑफिस ऑन कॉस्ट या ऑफिस ओवरहेड तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में हम प्रॉफिट को अगर ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस। यही हमारा है क्या है, फॉर्मेट है। यही हमारा क्या है, फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का। ठीक है। तो इसको आप डिटेल्स में लिख सकते हैं। जैसे मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसमें और भी आइटम हो सकते हैं। तो डिटेल्स में लिखेंगे तो पेज और ज़्यादा क्या होगा, तो भर जाएगा। तो और ये अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से एक एक आइटम को देखिए और उम्मीद करते हैं जो आपको समझ में भी आया होगा। और आप अगर यह प्रश्न परीक्षा में आता है तो निश्चित रूप से आप लिख सकते हैं। ठीक है। हम आपको एक वीडियो के थ्रू बताएंगे जो आपको कैसे अधिक से अधिक मार्क्स आ सकते हैं कम लिख कर भी। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पिछले सभी वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।